नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल शिक्षा दृष्टि YNR पर। पिछले वीडियो में हमने जाना कि पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई और पृथ्वी पर जीवन कब कब और कैसे उभरा। तो आगे इसी क्रम में हम जानते हैं कि चार्ल्स डार्विन के द्वारा क्या सिद्धांत पेश किया गया और या फिर ओपेरिन ने क्या सिद्धांत दिया जीवन की उत्पत्ति को लेकर के। चलिए शुरुआत करते हैं। मानव शुरुआत से ही ऐसा नहीं था जैसा आज है। ये सवाल किसी भी प्राणी की उत्पत्ति को लेकर एक समान महत्व रखता है। चार्ल्स रॉबर्ट का निष्कर्ष था कि प्रकृति में जीवों की एक जाति एक ही बार किसी क्षेत्र विशेष में उत्पन्न होती है। जैसे जैसे उनकी आबादी बढ़ती है, उनका क्षेत्रीय विस्तार होता रहता है। विभिन्न भागों में पहुंचकर भौगोलिक परिस्थितियों में उनके लक्षणों में परिवर्तन आने लगता है, जिनसे अन्य प्रजातियां बनती रहती हैं। अब थॉमस माल्थस के आबादी के प्रभाव में चार्ल्स डार्विन ने 1842 में प्रकृति वर्ण नेचुरल सिलेक्शन जिसको कहते हैं, ये सिद्धांत निश्चय किया। अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए जीव आपस में संघर्ष करते रहते हैं, जो कि जीवन पर्यंत चलता रहता है। तो थॉमस माल्थस से प्रभावित होकर के चार्ल्स डार्विन ने 1842 में प्रकृति वर्ण या प्राकृतिक चयन का एक सिद्धांत निश्चय किया था। और उसमें उन्होंने क्या बातें कही, तो थोड़ा विस्तार से समझते हैं। उन्होंने कहा कि अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए जीव आपस में संघर्ष करते रहते हैं, जो कि जीवन पर्यंत चलता रहता है। ये संघर्ष जीवन भर चलता रहता है और इस जीवन संघर्ष से प्रकृति को किसी जाति के ऐसे सदस्यों के वर्ण या चयन में मदद मिलती है जो उस जाति के अन्य सदस्यों से अधिक ताकतवर, योग्य व सहनशील होते हैं। इस प्रकार जातियों का प्राकृतिक वर्ण होता है। अर्थात कहने का मतलब उनका ये है कि जैसे जैसे ये संघर्ष चलता रहता है दूसरी प्रजातियों के साथ, तो प्रकृति जो है ऐसे में एक नई प्रजाति को जन्म देती है। और ये जो अलग अलग प्रजातियां हैं, ये संघर्ष करती हैं वातावरण के अनुसार जो है। इस प्रकार जातियों का प्राकृतिक वर्ण होता है। इन बातों को सविस्तार लिखकर डार्विन ने अपने मित्र डाल्टन हुकर को दिखाया था। प्राकृतिक वैज्ञानिक अल्फ्रेड रसल के साथ मिलकर लंदन की लिनियस सोसाइटी में इन दोनों का संयुक्त शोध पत्र भी पढ़ा गया। 1859 में जब उनकी पुस्तक द ओरिजिन ऑफ स्पेशीज बाय मीन्स ऑफ नेचुरल सिलेक्शन प्रकाशित हुई, तो धर्मावलंबियों के द्वारा उनका घोर विरोध किया गया, क्योंकि बाइबल और कुरान तो कुछ और ही मानती थी। क्योंकि धर्मों के द्वारा तो जो एक व्याख्या दी गई थी कि भाई किस तरह से मनुष्य की उत्पत्ति हुई है, जीवों की उत्पत्ति हुई है, तो उन के जो धर्म ग्रंथ हैं उनमें तो कुछ और ही लिखा हुआ है। तो उसके अनुसार तो कुछ और ही बातें कही गई हैं जो कि वैज्ञानिक नहीं स्वीकार करते। वैज्ञानिक मैंने पहले ही कहा कि तार्किक बात को ही स्वीकार करते हैं। तथ्य वो उन्होंने इकट्ठे किए, उसके आधार पर जो चार्ल्स डार्विन ने एक अपना एक सिद्धांत पेश किया, उसमें और क्या बातें उन्होंने कही। फिर भी उनके द्वारा दूसरी पुस्तक को प्रकाशित किया गया। हुआ क्या था, उनके अनुसार तो आदम और हव्वा से मनुष्य की उत्पत्ति हुई थी। जो धर्मावलंबी थे उनके अनुसार तो आदम और हव्वा से मनुष्य की उत्पत्ति हुई है। उन्होंने डार्विन को नास्तिक बोलना शुरू कर दिया और कटाक्ष करना शुरू कर दिया। लेकिन इस सब अ, हालात में भी फिर भी उनके द्वारा दूसरी पुस्तक को प्रकाशित किया गया। उनका विरोध बहुत ज़्यादा हो गया था, लेकिन फिर भी उस हालात में उन्होंने अपनी दूसरी पुस्तक भी प्रकाशित की, द वेरिएशन ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स अंडर डोमेस्टिकेशन। बहुत समय तक ये माना जाता था कि प्राकृतिक चयन बहुत धीमी प्रक्रिया है, इसमें हजारों साल लगते हैं, और असल में इसके कई उदाहरण हमारे आसपास ही हैं। डार्विन का सिद्धांत कहता क्या है? कहते हैं कि धरती 450 करोड़ वर्ष पहले गैसों और धूल के बादलों के संघनित होने से एक पिंड के रूप में तैयार हुई, जिसका संपूर्ण द्रव्यमान पिघले हुए लावे से निर्मित निर्मित था। जैसा कि हम पिछले वीडियो में जान पाए कि पृथ्वी जो है 1900 डिग्री सेल्सियस के तापमान से पिघल समय में, जब शुरुआती हम बात कर रहे थे 50 करोड़ साल की, उस समय में लावा ही लावा था और बहुत सारे आकाशीय पिंड इस पर टकरा रहे थे। यह पिंड जब समय के साथ ठंडा होने लगा तो इसकी ऊपरी परत पर जमने वाली परपटी पर 350 करोड़ वर्ष पहले सर्वप्रथम एक कोशीय जीव और बैक्टीरिया उत्पन्न हुए, और वहां से जीवन की श्रृंखला चली।
तो पूर्व सर्वप्रथम जो है सॉरी जिसमें एक कोशिकाओं का अलग अलग रूपों में विकसित होकर भिन्न भिन्न प्रकार के उत्तक बनाना भिन्न भिन्न प्रकार के जीवों के क्रमिक निर्माण का आधार बना। तो जो 350 करोड़ साल पहले बैक्टीरिया उत्पन्न हुए, डार्विन भी यही मानते हैं कि शुरुआत वहीं से हुई है और धीरे धीरे जो है वही बैक्टीरिया धीरे धीरे विकसित होकर के बड़े जीवों के रूप में विकसित हो गए। इस प्रक्रिया में जैसे जैसे पृथ्वी की स्थिति बदलती गई और जैसे जैसे भिन्न भिन्न जीव भिन्न भिन्न वातावरण में पहुँचे, वैसे वैसे उनके शरीर में उस वातावरण के अनुकूलित होने वाले परिवर्तन जो उनकी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक क्रमिक रूप से जाते रहे, अंततः नए जीवों की कारक बने। का कहने का अर्थ है कि प्रकृति जिस हिसाब से बदली, जिस तरह से बदली और उसी के अनुसार ही जीव के शरीर भी बदले। और जैसा कि हमने पढ़ा कि जो रेंगने वाले जीव थे धीरे धीरे जैसे जैसे प्रकृति ने अपना स्वरूप चेंज किया, स्वरूप बदला, उसी के अनुसार जो है डायनासोर के रूप में उभरे वही रेंगने वाले जीव। तो प्रकृति के अनुसार ही अर्थात वातावरण के अनुसार जो है जीव अपने शरीर को बदलते रहे और ये पीढ़ी दर पीढ़ी जो है ये जो है एक क्रमिक रूप से ये इस प्रक्रिया चलती रही। अनुकूलित होने की प्रक्रिया में जो प्राणी सबसे बेहतर तरीके से स्वयं को बदलते माहौल के हिसाब से ढाल पाए, उनके जीन्स आगे विकसित हुए और उनकी संतान विकास क्रम में अपना अस्तित्व बनाए रख पाई। इसे अस्तित्व का संघर्ष कहा गया, स्ट्रगल फॉर द एग्जिस्टेंस इसको कहते हैं। और इसी क्रम में जीवों का विकास हुआ जिसमें एक लंबी और क्रमिक प्रक्रिया फलस्वरूप मानव की उत्पत्ति हुई। उनका कहने का अर्थ ये है कि जो डार्विन का सिद्धांत कहता है कि वो कहते हैं कि जो जीव हैं वो इस स्ट्रगल ऑफ द एग्जिस्टेंस अस्तित्व के संघर्ष में अपने आप को वही जीव जिंदा रख पाते हैं जो वातावरण के अनुसार अपने आप को ढाल लेते हैं और सबसे बेहतर तरीके से अपने आप को माहौल के अनुसार बदलते रहते हैं। तो इसी क्रम में ही सभी जीवों का विकास हुआ और इसी क्रमिक प्रक्रिया के फलस्वरूप की भी इसको थोड़ा और विस्तार से समझें तो इसे थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन कहते हैं। ये जो क्रमिक विकास है इसको थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन कहा जाता है। यह पृथ्वी पर जीवन उत्पत्ति के क्रमिक विकास का अध्ययन और सत्यापन करती है और तमाम धार्मिक और पुरातन कथाओं वर्णित मानव का ईश्वर द्वारा निर्माण, जैसा कि कहा जाता है कर्म के द्वारा, ये जो विचार था जो कि नोआ, मनु, आदम के रूप में विभिन्न धर्मों में प्रचलित है, इसे खारिज करती है। साथ ये सिद्धांत जो है, ये थ्योरी जो है, ये इन बातों को बिल्कुल एक सिरे से खारिज करती है कि मनुष्य की उत्पत्ति किसी दैवीय शक्ति का ही परिणाम है। डार्विन द्वारा विभिन्न जीवों में पाई जाने वाली समानताओं का अध्ययन किया गया जिससे अंततः डार्विन ने इसका विकसित रूप प्रस्तुत किया जिसे आज हम इस तरह जानते हैं। तो और इसको थोड़ा और अच्छे से समझें तो डार्विन का प्राकृतिक चयन का सिद्धांत और क्या कहता है। चार्ल्स डार्विन ने वालेस के साथ मिलकर विकास के सिद्धांत को प्रतिपादित किया। तो डार्विन, ये वालेस जो हैं ये इनके बहुत अच्छे दोस्त थे। आगे चलकर वालेस ने जो है इनके नाम पे एक किताब भी इनको समर्पित की थी चार्ल्स डार्विन को, लेकिन तब तक वो जिंदा नहीं थे, वो देख नहीं पाए उसको। लेकिन उन्होंने, उनका समर्पण भाव बहुत रहा चार्ल्स डार्विन को। इन्होंने जो अपना सिद्धांत पेश किया था वालेस ने, वो तकरीबन चार्ल्स डार्विन के 15-20 साल बाद उन्होंने कि वो ये नहीं जानते थे कि ये बातें सब चार्ल्स डार्विन पहले से ही जो है ये अन्वेषण कर चुके हैं इन सब बातों। खैर उसके बारे में बाद में कभी जानेंगे। तो डार्विन का मानना था कि जीवन प्राकृतिक चयन के सिद्धांत से पनपता और बढ़ता है। प्राकृतिक चयन के सिद्धांत में निम्नलिखित अभिधारणाएं थी, जैसे प्रजनन में वृद्धि, भोजन की अंकगणितीय वृद्धि और स्थान की उपलब्धता। यद्यपि जीव और उनकी प्रजातियां ज्यामितीय रूप से बढ़ती हैं, भोजन केवल अंकगणितीय रूप से बढ़ता है और उपलब्ध स्थान स्थिर रहता है। प्रजनन में वृद्धि चलती रहती है और इसको थोड़ा अगर इस तरीके से हम समझें कि भोजन और जो स्थान है वो उतनी स्पीड से, उतनी गति से नहीं बढ़ता है जितनी गति से प्रजनन जो है, प्रजनन में वृद्धि होती है, जातियाँ बढ़ती हैं। इस वजह से उसको कह दिया कि भोजन की अंक गणती वृद्धि होती है और स्थान की उपलब्धता, यद्यपि जीव और उनकी प्रजातियाँ जैमितीय रूप
इन दोनों के साथ विभिन्न प्रजातियों की बढ़ती जनसंख्या पे प्रतिबंध जनसंख्या वृद्धि पर अंकुश लगाता है। संघर्ष तेजी से बढ़ती जनसंख्या के साथ स्थान और भोजन दोनों की मांग बढ़ रही है। जैसे जैसे ये प्रजातियों में संघर्ष बढ़ रहा है, उसी हिसाब से जनसंख्या के साथ स्थान और भोजन दोनों की भी मांग बढ़ रही है। जैसा कि मैंने कहा कि स्थान नहीं बढ़ता है, प्रजातियां बढ़ती रहती हैं, और उसी जिस गति से ये प्रजातियां बढ़ती हैं, उनमें वृद्धि होती है, उस गति से ना भोजन बढ़ता है, भोजन भी नहीं बढ़ता है। तो लेकिन सीमित स्थान और धीरे धीरे बढ़ते भोजन के कारण एक प्रजाति के सदस्यों के बीच और प्रजातियों के बीच भोजन और स्थान के लिए प्रतिस्पर्धा पैदा हो जाती है। वह जीव या प्रजाति जो अपनी प्रजाति या अन्य प्रजाति या पर्यावरण से लड़ने में सक्षम है, वो स्वयं को जीवित रख पाती है, स्वयं जीवित रहती है। कहने का अर्थ यही है कि एक निश्चित स्थान में कई तरह की प्रजातियां रहती हैं, और उस स्थान में जितना भोजन है पर्याप्त मात्रा, और वो स्थान जितना है उसको तो वो नहीं बढ़ा सकते। हाँ, लेकिन वो आपस में संघर्ष करना शुरू कर और एक दूसरे को वो मारना शुरू कर। तो इस तरह से जो उस माहौल के अनुसार अपने आप को पाएगा, वही आगे बढ़ पाता और वही जिंदा रहे। डार्विन और वॉलेस के सिद्धांत के मूल रूप से 3 स्तंभ माने जाते हैं। पहला है विविधता। एक आबादी में किसी भी रूप जैसे आँख, कान इत्यादि को लेकर विविधता होगी। यह हम अपने आसपास देखकर ही बता सकते हैं। जैसे कुछ लोग छोटे होते हैं तो कुछ लंबे। अर्थात कहने का मतलब ये है कि एक ही प्रजाति में जो शारीरिक रूप से बदलाव हैं, वो या शारीरिक रूप से जो उनका स्वरूप होता है, वो अलग अलग हो सकता है। अब इंसानों को ही आप ले लो। इंसान आज कहने को तो इंसान ही हैं सभी, लेकिन किसी का चेहरा बड़ा है, किसी के जो है सर बड़े हैं, और किसी की नाक बड़ी है, के कान छोटे हैं। तो इस तरह से विविधताएं मिलती हैं एक ही प्रजाति। दूसरा प्रतियोगिता। हर एक क्षेत्रफल एक सीमित जनसंख्या को संभाल सकता है। यदि जनसंख्या बेहिसाब बढ़ने लगे तो सब वहाँ नहीं रह पाएंगे, कुछ लोगों को वहाँ से जाना होगा। इसीलिए जनसंख्या में प्रतियोगिता होती है अपने क्षेत्र में रहने की। मान लीजिए एक जंगल में केवल 100 शेर रह सकते हैं, और वहाँ रहती मादाओं ने 200 जन्म दिए हैं। अब जाहिर है कि सभी 200 नहीं बच पाएंगे। इनके बीच एक संघर्ष होगा, और उस जगह में बने रहने का बना वही रहेगा जो जीत पाएगा, जो दूसरों को मार देगा, हरा देगा। तो प्रतियोगिता दूसरा स्तंभ माना गया है। तीसरा स्तंभ है चुनाव। प्रतियोगिता के कारण 200 में से वही 100 शेर बचेंगे जो वहां रहने के लिए सबसे अधिक अनुकूलित होंगे। जब ऐसा हजारों सालों तक अलग अलग जगहों पर चलता है, तो नए जीव जंतु रहते हैं। तो ये 3 स्तंभ बड़े ही महत्वपूर्ण माने गए हैं। तो और यही था चार्ल्स डार्विन का सिद्धांत, जो बताता है कि किस तरह से जो है प्रकृति चयन करती है। जिस जैसे जैसे वातावरण बदलता है, प्रजातियां अपना जो है स्वरूप उसी हिसाब से बदलती रहती, और वातावरण के अनुसार ही वो अपने आप को जिंदा रखती। इसके आगे एक सिद्धांत है ओपैरिन का सिद्धांत। वो क्या कहता है? ओपैरिन जो है रूसी वैज्ञानिक थे, अलेक्जेंडर इवानोविच ओपैरिन इनका नाम है। इन्होंने 1924 में जीव की उत्पत्ति नाम से निर्जीव पदार्थों से जीवन की उत्पत्ति का सर्वप्रथम सिद्धांत प्रतिपादित किया। तो जीवों की उत्पत्ति को लेकर के इन्होंने एक सिद्धांत पेश किया, और उसमें इन्होंने कहा कि निर्जीव पदार्थों से जीवन की उत्पत्ति शुरुआत हुई थी। और वो कैसे हुई? रासायनिक पदार्थों के जटिल संयोजन से ही जीवन का विकास हुआ है। रसायन उद्विकास मत को बोला जाता है। नेचुरलिस्टिक थ्योरी, या इसको बोला जाता है बायोकेमिकल एवोल्यूशन थ्योरी। इस मत के अनुसार जीवन की उत्पत्ति निर्जीव पदार्थों से हुई है। पृथ्वी के वातावरण में करोड़ों वर्षों तक अनेकानेक भौतिक रासायनिक प्रक्रियाएं चलती रहीं,
इनसे पहले अकार्बनिक तथा बाद में कार्बनिक अणुओं या यौगिकों का निर्माण होता रहा। इनका कहना है कि जैसे हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि बहुत सारे जो है जीवों की उत्पत्ति हुई थी। जब लावा उबल रहा था पृथ्वी की सतह पे तब भी जीव बने थे। ऑक्सीजन नहीं थी तब भी बने, और ऑक्सीजन जब बनी भी जीव उत्पन्न हुए। तो इनमें परस्पर क्रिया अभिक्रियाओं के फलस्वरूप पहले सरल तथा बाद में जटिल कार्बनिक पदार्थों का निर्माण हुआ। इन प्रक्रियाओं के फलस्वरूप ऐसे पदार्थ बने जो जीव द्रव्य के घटक बने, अर्थात कुछ कार्बनिक पदार्थों का निर्माण हुआ और उन्हीं में से कुछ बैक्टीरिया उत्पन्न होने शुरू हो गए। तो वो किस तरह से हुए, किस तरह से कोलाइड बना और कोलाइड में किस तरह से जीवन आया, उसको आगे समझेंगे। प्रकृतिवाद को ओपेरिन 1924 में और हेल्डन 1929 में इन्होंने पदार्थवाद मटेरियलिस्टिक थ्योरी का नाम दिया या जीवन की जैव रासायनिक उत्पत्ति के रूप में प्रस्तुत किया। इन्होंने इसको नाम दिया पदार्थवाद। एरिन कहते हैं कि शुरुआत में एक ज्वलित वाष्पपुंज बना और तापमान उस समय में लगभग 5000 डिग्री से 6000 डिग्री सेल्सियस रहा होगा, और उस समय में जो पृथ्वी का कोर था उसका आवरण बना, शेल ऑफ कोर जिसको हम कहते हैं। तो लोहा, निकल, तांबा जैसे जो खनिज तत्व थे वो कोर के आवरण में शामिल हुए। वायुमंडल में भी भिन्न गैसें जैसे हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन जैसी गैसों का बनना, और उसके बाद जो है जैसे जैसे पृथ्वी ठंडी होती गई और जल या जलवाष्प रूप में जो है वो बनना शुरू हुआ, स्थलमंडल का निर्माण हुआ। इस तरह से हाइड्रोजन ने अन्य तत्वों के साथ मिलकर अमोनिया, मीथेन, हाइड्रोजन साइनाइड का निर्माण किया। सागर का निर्माण हुआ। ऑक्सीजन के जो स्वतंत्र परमाणु थे वो गायब होने शुरू हुए और वायुमंडल का जो एक स्तर था वो एक अच्छा स्तर बनना शुरू हो गया। इसमें विभिन्न गैसों का निर्माण हुआ और कार्बनिक यौगों का बनना जो है वो शुरुआत हुई। इसमें सबसे पहले मीथेन जो है वो सबसे पहला कार्बनिक यौगिक माना जाता है और उसी से ही फिर दूसरे कार्बनिक यौगिकों का निर्माण भी हुआ। जैसे मीथेन से एथेन, प्रोपेन, एसिटिलीन, अल्कोहल और एल्डिहाइड्स, कीटोन्स तथा कार्बनिक लवणों का निर्माण हुआ। और इसके साथ विभिन्न कार्बनिक यौगिकों के बहुलीकरण तथा संघनन के फलस्वरूप निम्नलिखित जटिल यौगिक बने होंगे। सूर्य की किरणें, विद्युत विसर्जन के फलस्वरूप मुक्त ऊर्जा और अंतरिक्षी किरणों तथा ज्वालामुखियों के फटने से उत्पन्न ताप ऊर्जा जटिल रासायनिक पदार्थों के संश्लेषण के लिए प्राप्त होती रही होगी, ये मानना है ओपेरिन का। इस तरह से जो है स्टेप बाय स्टेप जो है ये कार्बनिक पदार्थ बने और इनके बनने से ही धीरे धीरे बैक्टीरिया का निर्माण हुआ। इसको थोड़ा और विस्तार से समझें। विशिष्ट जटिल कार्बनिक पदार्थों का निर्माण किस तरह से हुआ? शर्कराओं के बहुलीकरण से स्टार्च, सेलुलोज तथा अन्य जटिल कार्बोहाइड्रेट्स का निर्माण हुआ। अब अमीनो अम्लों के बहुलीकरण से जटिल प्रोटीन्स का निर्माण हुआ और इनमें से कुछ प्रोटीन्स के जो अणु थे वो रासायनिक क्रियाओं के उत्प्रेरण का कार्य करने लगे। सागर में उपस्थित विभिन्न कार्बनिक पदार्थ मिश्रण के रूप में उबल रहे थे। हेल्डन ने सागरों में उपस्थित कार्बनिक यौगिकों के इस जटिल मिश्रण को गर्म सूप का नाम दिया। अर्थात उस समय में था तो समझो सतह पे लावा ही ना, तो उबल रही थी धरती, लेकिन उसी उबलते हुए लावा में जैसा कि मैंने बोला था कि आर्क बैक्टीरिया नामक जो है एक बैक्टीरिया उत्पन्न हुआ था उस समय में, तो ये उन्हीं कार्बनिक पदार्थों से ही तो उत्पन्न हुआ था। तो इसमें जो है उन्होंने यही बताने का प्रयास किया है कि प्रोटीन्स का निर्माण अमीनो अम्लों से कैसे हुआ, शर्कराओं से जो है स्टार्च निर्माण हुआ, सेलुलोज का निर्माण, अर्थात ये कार्बनिक यौगिक बन रहे थे धीरे धीरे। और ये जो सारे यौगिक बन रहे थे वो सारे इस लावा के अंदर ही थे। तो इसके बाद कोलाइड्स का निर्माण हुआ। एक जैसे जिसको एक कोलाइड्स बोलते हैं, ढेला टाइप, जैसे एक मिट्टी का ढेला होता है इस तरह का एक ढेला टाइप, वो कोलाइड्स उसको बोलते हैं। कोलाइड्स कोएसरवेट्स तथा न्यूक्लियो प्रोटीन्स का निर्माण सागर के गर्म पूर्वजीवी सूप में उपस्थित कार्बनिक यौगिकों के अणुओं ने परस्पर अभिक्रिया करके कोलाइडी कणों का निर्माण किया।
अर्थात एक ढेला टाइप जो है बन गया, और जैसे मिट्टी का ढेला होता है। विरोधी विद्युत आवेशयुक्त कोलाइडी कणों के परस्पर मिलने से कोएसरवेट्स का निर्माण। कोएसरवेट्स क्या है, इसको थोड़ा आगे मैं बताऊंगा। कोएसरवेट्स किण्वन द्वारा ऊर्जा प्राप्त करते थे। इनमें गुणन द्वारा संख्या वृद्धि होती थी। न्यूक्लिक अम्ल तथा प्रोटीन के मिलने से न्यूक्लियोप्रोटीन का निर्माण हुआ। कुछ न्यूक्लिक अम्ल के अणु अपने चारों ओर प्रोटीन्स का आवरण बन जाने के कारण वायरस जैसी संरचनाओं बदल गए हों। तो थोड़ा और अच्छे से समझें तो कोएसरवेट होता क्या है। पेरिन के अनुसार ये न्यूक्लियोप्रोटीन पदार्थ होते हैं, या सर्वप्रथम उत्पन्न होने वाले आनुवंशिक पदार्थ। न्यूक्लियो प्रोटीन में न्यूक्लियो का अर्थ क्या है, न्यूक्लिक अम्ल से, न्यूक्लिक अम्ल या आनुवंशिक पदार्थ से। ये दो प्रकार के होते हैं। डीएनए का आपने नाम सुना होगा, आरएनए का आपने नाम सुना होगा। तो जो डीएनए है वो सभी उच्च श्रेणी के जीवों में पाया जाता है, आरएनए जो है वो निम्न श्रेणी के जीवों में पाया जाता है। तो गर्म सूप में जो कार्बनिक पदार्थों के अणु बने, ये शुरुआत में ये सब हुआ, गर्म सूप में जो कार्बनिक अणु बने, और उसके बाद जो है डीएनए और आरएनए का जो ये निर्माण हुआ। कार्बनिक अणुओं से कोलाइडी कणों का निर्माण होना, और जो कण थे, कण को कौन से थे, पॉलीसेकेराइड, वसा, प्रोटीन या अमीनो अम्ल के रूप में ये विकसित हुए। इसके साथ साथ प्रोटीन के बड़े अणुओं से बना न्यूक्लियो, और प्रोटीन के बड़े अणुओं में जो विद्युत आवेश के विशेष गुण थे, या इलेक्ट्रिक चार्ज जिसको हम कहते हैं, एक विशेष गुण था इनमें। तो जो प्रोटीन के बड़े अणु थे उनमें, तो इस गुण के कारण ये सब एकत्रित हो गए। प्रोटीन के जो अणु थे ये एक साथ एकत्रित हो गए, और प्रोटीन युक्त अणुओं की सतह पे अघुलनशील बूंदों के रूप में ये जमा हो गए। जो सतह थी प्रोटीन युक्त अणुओं की, उस पे ये एक अघुलनशील एक बूंदों के रूप में ये जमा हो गए। इन्हीं अणुओं को जो है माइक्रोस्फीयर का नाम दिया गया, और ओपेरिन ने कोएसरवेट इसको बोला। इसी को ही जो है माइक्रोस्फीयर का नाम दिया गया, और इसी को ही ओपेरिन ने कोएसरवेट का। इस तरह से एक कोशिका का निर्माण हुआ। ओपेरिन के अनुसार कोएसरवेट्स द्वारा न्यूक्लियोप्रोटीन को ग्रहण कर लेने के फलस्वरूप आदि कोशिकाओं या आदि जीव की उत्पत्ति हुई होगी, ऐसा ओपेरिन का मानना है। तो इस कारण इनके चारों ओर विभिन्न कार्बनिक तथा अकार्बनिक पदार्थों के एकत्र हो जाने से आदि कोशिकाओं का निर्माण लगभग 3.7 अरब वर्ष पूर्व हुआ होगा। ये अपने आसपास उपस्थित कार्बनिक पदार्थों को भोजन के रूप में ग्रहण करके किण्वन द्वारा ऊर्जा प्राप्त कर रही होंगी। ये बैक्टीरिया इस तरह से जो है बना रहे थे। और इसी तरह ओजोन परत का बनना, पहले एक कोशिकीय अमीबा पैरामीशियम जीव बने, जिनसे लाखों वर्ष में मछली आदि में उद्भव हुआ। बिना रीढ़ के जंतुओं से रीढ़ वाले जंतुओं का विकास हुआ। धीरे धीरे जो है ये जो कार्बनिक पदार्थ थे, इन्हीं से ही बैक्टीरिया उत्पन्न हुए, और धीरे धीरे वो विकसित होना शुरू हो गए। तो यही ओपेरिन का सिद्धांत कहता है। और इसी प्रकार स्तनधारी जीवों का दूसरा समूह भी बना। गाय, भैंस, घोड़ा, गधा, बकरी, बंदर, भालू, चिंपैंजी, गोरिल्ला, वनमानुष आदि के भी पूर्वज एक ही रहे होंगे, जिनसे लाखों वर्ष में रूपांतरण होने से नए व आधुनिक प्राणी विकसित हुए होंगे, जिनमें एक मनुष्य भी है। आधुनिक मनुष्य आदि से ऐसा नहीं था, क्योंकि फॉसिल के अध्ययन से वह भिन्न था। समय के साथ उसने अपना शरीर, आवश्यकताएं, आवास, भोजन, यात्रा के साधन तथा सुरक्षा में विकास किया, और आधुनिक मनुष्य बना। अर्वाचीन मानव या प्राचीन मानव पशु से पाषाण, ताम्र, रजत, स्वर्ण, मशीन, अस्त्र शस्त्र युग पार करता हुआ अत्याधुनिक सभ्य, सुंदर, शिक्षित और वैज्ञानी ध्यानी बन गया। इससे हम यह सिद्ध नहीं कर सकते कि मनुष्य किसी एक स्थान से पैदा होकर पूरे विश्व में फैला है, क्योंकि विश्व का मनुष्य एक स्थान पर पैदा होता तो वह एक तरह का होता, भिन्न भिन्न नहीं होता। जैसे निग्रो, जापानी, एंग्लो इंडियन, द्रविड़, रेड इंडियन आदि। इनने जो सिद्धांत दिया, को एक प्रायोगिक आधार देने में जो मदद की, वो स्टैनले मिलर का प्रयोग था।
पैरिन तथा हाल्डेन की कल्पनाओं का कोई प्रायोगिक आधार नहीं था। 1953 में स्टैनले मिलर ने प्रारंभिक पृथ्वी अवस्था में अमीनो अम्लों का उद्घाटन संभव लेख प्रकाशित कर पैरिन व हाल्डेन के विचारों का समर्थन किया। उन्होंने एक लेख लिखा था जिसमें इन्होंने समर्थन किया ओपेरिन के सिद्धांत को, और इन्होंने कहा कि जो ओपेरिन कह रहे हैं वो बिल्कुल सही बात है, ऐसा ही हुआ है। तो प्रारंभिक पृथ्वी अवस्था में अमीनो अम्लों का उत्पादन संभव, ऐसा हो सकता है कि जैसा ये कह रहे हैं ओपेरिन ऐसा ही हुआ होगा। तो ये एक लेख उन्होंने प्रकाशित किया था उस समय में। तो उन्होंने जो प्रयोग किया वो किस तरह से किया। स्टैनले मिलर ने अपने गुरु हेराल्ड यूरे के निर्देशन में एक बहुत ही अच्छे प्रयोग की योजना तैयार कर उसे क्रियान्वित किया था। मिलर ने पृथ्वी के प्रारंभिक वायुमंडल जैसी परिस्थितियां उत्पन्न कर ये देखना चाहा कि क्या ओपेरिन ने जो कहा वैसा होना संभव है। देखो, प्रयोग जैसे बिग बैंग थ्योरी की हम बात कर रहे थे कि बिग बैंग थ्योरी से ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई है, तो उसके लिए भी प्रयोग किया गया था जो बिल्कुल सही साबित हुआ कि हाँ, उस प्रयोग ने ये साबित कर दिया था कि वाकई में ही जो ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई है एक एक न्यूक्लियर एक फ्यूजन से ही हुई है, एक ब्लास्ट से ही हुई है। तो वो सिद्ध हो गया था। ऐसे ही ये भी सिद्ध करने की ही कोशिश कर रहे थे कि किस तरह से हम इसको सिद्ध कर पाएँ। उन्होंने उसके लिए एक माहौल तैयार किया। वो क्या था? मिलर ने प्रयोग करने के लिए एक विद्युत विसर्जन उपकरण बनाया। उपकरण में एक गोल पैंदे का फ्लास्क, एक विद्युत विसर्जन बल्ब तथा एक संघनक लगा था। गोल पैंदे के फ्लास्क में पानी भरने के बाद उपकरण में हवा निकालकर उसमें मीथेन, अमोनिया व हाइड्रोजन को 2:1:2 के अनुपात में भर दिया गया। विद्युत विसर्जन के साथ पानी को उबलने दिया जाता है। तो ऐसे करने में उत्पन्न भाप के प्रभाव के कारण गैस निरंतर वृत्त में घूमती रहती। मिलर ने निरंतर 1 सप्ताह विद्युत विसर्जन होने के बाद संघनित द्रव का विश्लेषण किया, और विश्लेषण करने पर उस द्रव में अमीनो अम्ल, एसिटिक अम्ल आदि कई प्रकार के कार्बनिक पदार्थ उपस्थित पाए गए। तो वो उससे ये सिद्ध हो रहा था कि उस प्रयोग से कि वाकई में ही कार्बनिक पदार्थ बन सकते हैं अगर इस तरह का एक वातावरण बनता है। इन परिणामों के साथ क्रमिक रासायनिक विकास के सिद्धांत को स्वीकार कर लिया, और इस प्रयोग ने अन्य वैज्ञानिकों को बचे हुए टुकड़ों को एक साथ जोड़ने का मौका दिया। रासायनिक विकास के कारण बनने वाली मोनोमेरिक इकाइयाँ बहुलीकृत होकर बहुलक इकाइयाँ बनाती हैं, और इससे एक कोशिकीय सूक्ष्म जीवों को जन्म मिलता है, और अंततः बहुकोशिकीय अधिक जटिल प्रजातियों को जन्म मिलता है। इसे जैव जनन कहा जाता है। जो रासायनिक विकास है धीरे धीरे जैसे ये बढ़ता है तो बहुत सारी इकाइयाँ जो हैं इकट्ठी होनी शुरू हो जाती हैं, और उसी से ही उन इकाइयों से ही कई तरह के जीव उत्पन्न होते हैं। एक कोशिकीय जीव, सूक्ष्म जीव हम कह सकते हैं, और उसी से ही जटिल प्रजातियों को भी जन्म मिलता है, जिसको हम जैव जनन। इसके साथ एक है विकास का सिद्धांत। विकास के कई सिद्धांत थे जो साक्ष्यों के आधार पर प्रतिपादित किए गए थे, लेकिन सबसे अधिक जो स्वीकृत सिद्धांत है वो महत्वपूर्ण सिद्धांत है लैमार्क का उपार्जित लक्षणों की वंशागति का। तो ये भी जीवों के विकास को लेके ही सिद्धांत दिया गया था। तो विकासवाद का ये सिद्धांत फ्रांसीसी वैज्ञानिक जीन लैमार्क की पुस्तक फिलोसफिक जूलॉजिक में प्रकाशित हुआ था। उनका सिद्धांत अतीत के जीवों के जीवाश्मों और उनके वर्तमान रिश्तेदारों के अध्ययन पर आधारित था, जिसमें सजातीय, अनुरूप और अवशेषी अंग शामिल थे। उनका मानना था कि पर्यावरण में परिवर्तन और उस अंग विशेष की उपयोगिता के कारण वर्तमान प्राणी में कोई अंग या संरचना उसके पूर्वज से संशोधित हो जाती। उनके सिद्धांत में यह भी कहा गया, अंगों या संरचनाओं ने जीव की नई जरूरतों के अनुरूप खुद को संशोधित किया। उनके सिद्धांत में 3 अभिधारणाएं थी। इसमें उन्होंने ये बताने का प्रयास किया है कि जैसे जैसे प्रकृति का वातावरण बदलता है तो जीव जंतु जो है अपने शरीर को उसी हिसाब से, उसी के अनुसार जो है वो ढाल लेते हैं, और उनका शरीर उसी तरह से परिवर्तन होना शुरू हो जाता है, उसमें विकास होना शुरू हो जाता है। जैसा कि पहले की तरह जो मैंने एक उदाहरण दिया था कि रेंगने वाले जीवों से जो डायनासोर बने
वो धीरे धीरे इतने बड़े होते चले गए, वो सिर्फ इसीलिए होते चले गए कि पेड़ उस समय में बहुत लंबे हुआ करते थे। और धीरे धीरे जो है अ, या जिराफ का हम उदाहरण ले लें कि जिराफ की गर्दन जो है वो शुरुआत से ही ऐसी नहीं थी, ऐसा माना जाता है इस सिद्धांत के अनुसार कि वो धीरे धीरे जो है वातावरण के बड़ी होती चली, ज़रूरतों के हिसाब से नई ज़रूरतें, नए लक्षण, अंगों या संरचनाओं का अधिग्रहण, अर्जित लक्षणों की विरासत। उदाहरण जिराफ की मूलतः, जैसे ये उदाहरण भी देखो जिराफ का ही दिया गया है। जिराफ की मूलतः लंबी गर्दन नहीं होती थी, लेकिन पेड़ बहुत ऊंचे थे और यह न्यूनतम संख्या में छोटे पेड़ों को नहीं खा सकता था। इसीलिए ऊंचे पेड़ों पर पत्तियां खाने में सक्षम होने के लिए एक अनुकूली उपाय के रूप में जिराफ की गर्दन लंबी होने लगी। ये नई आवश्यकताओं के कारण अनुकूली तंत्र का एक तरीका था। लैमार्क के विकासवाद के सिद्धांत को विजमैन और मेंडल जैसे वैज्ञानिकों ने अपने स्वयं के प्रयोगों द्वारा अस्वीकार कर दिया था, जो लैमार्क के अभिधारणाओं के अनुरूप नहीं थे। तो इस तरह से जो है आगे हम मानव विकास को जानेंगे, और इस वीडियो में इतना ही हम करेंगे। तो नए वीडियो में हम जानेंगे मनुष्य का विकास किस तरह से हुआ। और आज के लिए इतना ही। और